गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास हम लोग देखिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी कि क्लास 8 का ये आपका जो चल रहा है मॉडल पेपर है। क्लास 8 का आपका मॉडल पेपर चल रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। और वो विज्ञान है, याद रखेंगे। आप लोग का जो एग्जाम होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब समझते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम में होगा, आएगा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग, विषय का नाम, ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर दी गई जगह पर लिखें। आप अपना पूरा हस्ताक्षर ओएमआर उत्तर पुस्तिका में दी गई जगह पर करें। कहने का मतलब है आप अपना नाम लिखिएगा, रोल कोड लिखिएगा, अनुक्रमांक लिखिएगा और पंजीयन संख्या लिखिएगा। वो आपका क्या, वहाँ पे आपका जगह बना रहेगा और वहीं पे आपको लिखना है। फिर क्या बोलता है, कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका। टोटल जो क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। वो बहुविकल्पीय सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके लिए कितना ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखेंगे। फिर क्या बोलता है, सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। अब सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि कोई बोलिएगा कि ये क्वेश्चन को आता है बस ये क्वेश्चन बनाएंगे बाकी छोड़ देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ओके, लिसन। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प पर चुनकर उसे अलग से दिए गए ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर गोले को काला कर, है ना, उत्तर को सूचित कीजिए। नीले या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें। पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, मतलब पेंसिल का प्रयोग आपको नहीं करना। अब क्या बोलता है यहाँ पे, एक और बात बोल दिया है। क्या बोला है कि आपका ओएमआर सीट जो रहेगा वो अलग से आपके लिए ओएमआर सीट मिलेगा, समझ गया ना। ओएमआर सीट आपके लिए अलग रहेगा। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले ओएमआर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को लौटा दीजिए। और क्या था, प्रत्येक प्रश्न पत्र आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और जो आपको प्रश्न मिलेगा ना, प्रश्न पत्र, वो आप अपने साथ ले आइएगा। और आपको ओएमआर सीट क्या करना है, आपको भर देना आंसर और आपको सर को जमा कर देना है ना, वहाँ के जो एग्जामिनर रहेंगे, जो एग्जाम आपको लेंगे। चलिए ठीक है, समय को ना गवाते हुए हम आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टॉपिक कहता है क्वेश्चन में कि सही विकल्प क्या बोलता है, सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहला टॉपिक कहता है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है उत्तक। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, उत्तक। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो अमीबा। अमीबा जो है ना हमारा एक कोशिकीय जीव है, याद रखेंगे। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव। आगे देखिए क्या बोलता है, कहता है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है किसे कहते हैं, तो सजीव की शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक है किसे कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कोशिका को। किसको कहते हैं, कोशिका को, डरेंगे नहीं, कोशिका को कहते हैं। फिर कहा जाता है कि निम्न में से अधातु कौन सी है, मतलब इनमें से अधातु कौन है। देखो सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनमें से सभी। तो देखिए सल्फर भी अधातु है आपका, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे जितने भी है ना वो सब के सब क्या है आपके लिए अधातु हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, बोलता है यहाँ पे कि निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, मतलब धातुओं का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, पटाखा में, नहीं रे बाबा, पटाखा में नहीं करते। क्या बोलता है, धातुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ करते हैं धातु का प्रयोग, पटाखा में करते हैं ना। उर्वरक में करते हैं, खाद में नहीं। खाना बनाने के बर्तन में करते हैं, हाँ। हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का प्रयोग कहाँ करते हैं, खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है, नहीं। धातु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है, याद रखेंगे, है ना, धातु का प्रयोग। आगे देखिए क्या बोलता है, फिर कहा जाता है कि, है ना, बोलता है कहाँ किया जाता है। देखिए कौन सी एकमात्र अधातु है, मतलब कौन से इसमें एक अधातु है जो विद्युत का कुछ सुचालक है, जिसमें करंट पास हो सकता है, तो बोलेंगे ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जानते हैं किसको बोलते हैं ना, पेंसिल का लीड देखें, पेंसिल का लीड कैसा होता है, रेड या ब्लैक, ब्लैक होता है, याद रखेंगे। तो ब्लैक जो है ना वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। और ग्रेफाइट क्या एक अधातु है जो जिसमें करंट पास हो जाएगा, याद रखिएगा, उसमें करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव को वृद्धि के रोकने के लिए क्या किया जाता है, नमक का प्रयोग करते हैं, खाद्य तेल का, चीनी का, या इनमें से सभी। किसका प्रयोग करते हैं, तो रोकने के लिए इनमें से सभी का प्रयोग करते हैं, इनमें से सभी का प्रयोग करते हैं। फिर क्या बोलता है,
लेग्यूम पौधा की जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित होता है? लेग्यूम पौधा जो होता है, लेग्यूम क्या एक तरह का पौधा है, उसकी जड़ में क्या पाई जाती है? तो उनके जड़ में जो पाया जाता है उनको बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलेंगे? राइजोबियम। राइजोबियम नामक उसमें जीवाणु पाया जाता है। किनमें? लेग्यूम पौधा की जड़ों में। किसमें? लेग्यूम पौधा की जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? भिंडी की पत्ती, भिंडी जानता है, लेडीज फिंगर, हाँ भिंडी सब्जी जो है, भिंडी की पत्ती में किस सूक्ष्मजीव क्या बोलते हैं, किस सूक्ष्मजीव से होता है? भिंडी की पीत भिंडी की पीत, भिंडी की पीत जो होता है वो किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका जो कौन से जीव से होता है, तो हम लोग बोलेंगे विषाणु के कारण होता है। किससे होता है? विषाणु से। फिर क्या बोलता है? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ, देखो क्या होता है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं इसको, क्या बोलता है? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु के निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है विद्युत लेपन। क्या बोला जाता है? विद्युत लेपन। आगे देखिए क्या बोलता है, एग्जाम में से भी पूछ सकता है कि साइकिल के हैंडल और पेंडल में किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है जिससे वो चमकदार दिखता है? तो क्रोमियम, है ना? क्या बोलेंगे? क्रोमियम। और आगे बोलेंगे कि लोहा के जो छड़ होता है, हम लोग जो घर करते हैं ना, जैसे ढलाई करते हैं, उसमें जो छड़ होता है वो, या पुल बनाने के समय जो छड़ का प्रयोग करते हैं वही छड़ का प्रयोग करते हैं जी। उसमें कौन सी धातु का विद्युत लेपन रहता है? जिंक का, जिसको हम लोग जस्ता बोलते हैं, जस्ता। ठीक है, हाँ। आगे देखिए, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? तो इसमें कौन सा घोल है? तो बोले आसुत जल। आसुत जल वो विद्युत का क्या है? कुचालक है भाई। क्या बोलता है? देखो डियर, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग होता है? देखो विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो विद्युत घटन का उपयोग क्या होता है? तो इनमें से सभी में। किसमें होता है बोलिए तो? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, और क्या होता है? इलेक्ट्रो प्लेटिंग में। इनमें से सभी में होता है। निम्न में कौन, देखो निम्न में कौन जीवों की जनन की आलैंगिक विधि है? तो इसका आंसर बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए तो इसका आंसर होगा निषेचन। क्या होगा? निषेचन। आगे देखिए क्या बोलता है, कहता है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाहर का निषेचन किसमें होता है? तो बाहरी निषेचन होता है किसमें? सभी में होता है। किनमें? किनमें? मछली में भी, स्टार फिश में भी, मेढक में भी, और इनमें से सभी में होता है बाहरी निषेचन। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मनज, मतलब अपने जैसे ही प्राणी बनते हैं ना। जैसे आगे क्वेश्चन, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल लगता है ना। दो सतहों, मतलब दो सतहों के, जैसे दो सतहों के बीच में जो कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल लगता है। जैसे एग्जांपल हम समझाते हैं, अभी आप कभी जैसे आप चप्पल पहनते होंगे, चप्पल आपका खिया जाता है, मतलब इसको रगड़ा के पूरा पतला हो जाता है ना। क्यों? देखिए चप्पल का जो ऊपरी निचली सीमा है, सिरा है, और आपका जमीन का जो ऊपरी सिरा है, वो आपस में टकराने से क्या होता है? आपस में रगड़ा करके वो क्या हो जाता है? पूरा कमजोर, मतलब कि पूरा के पतला हो जाता है। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। फिर क्या कहता है? निम्नलिखित बलों में से कौन संपर्कित बल है? तो इनमें से संपर्कित बल कौन है? संपर्कित बल कौन है इसमें? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्व बल। तो बोलते हैं इसमें संपर्कित बल संपर्क में आता है। कौन संपर्क में आता है? तो गुरुत्व बल। गुरुत्व बल हमारा क्या है? गुरुत्व बल हमारा संपर्कित बल होता है ना। आकर्षित बल हमारा संपर्कित बल। पेशीय बल संपर्कित बल है? पेशीय बल संपर्कित बल है? नहीं, पेशीय बल मेरा संपर्कित बल। कौन संपर्कित बल है? पेशीय बल मार दीजिए। क्या मारिएगा? पेशीय बल। आगे देखिए क्या बोलता है, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य नाभिकीय अपने द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों, मतलब सूर्य जो होता है, सूर्य का जो न्यूक्लियस, सन का जो न्यूक्लियस होता है, वो क्या उत्पन्न करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? तो क्या था? हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट वो प्रोड्यूस करता है, बहुत, दोनों के दोनों। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल? तो बनेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस नहीं, ईंधन नहीं है इसमें। फिर क्या बोलता है, देखिए किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? अगर कोई भी पदार्थ को अगर आपको जलाना है तो इसमें क्या जरूरत होता है? दहनशील पदार्थ। देखो कोई भी पदार्थ को अगर आप जलाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह होना चाहिए कि वो पदार्थ जलने वाला चीज़ होना चाहिए, दहनशील होना चाहिए। अब वो मान लीजिए आप पत्थर को ले लिए हैं, आप पत्थर में पूरा पेट्रोल लगा दिए या फिर केरोसिन तेल छिड़क दिए हैं और मार रहे हैं माचिस, जब तक केरोसिन तेल का असर है तब तक जलेगा, और बाद दूसरा बुझ जाएगा। कि आप देखिए पत्थर जलने वाला पदार्थ थोड़ी ना यार, तब पत्थर क्या है? अदहनशील पदार्थ है। तो अब आगे देखिए क्या बोलता है, तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए,
ज्वलन ताप उसमें होना चाहिए। अब ऐसा नहीं बाबू उसमें जला रहा है, उसमें मतलब क्या होता है उसमें जैसे आगे नहीं लग रहा, जलेगा कैसे भाई। आगे देखिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, इनमें से तीनों होना चाहिए, मतलब सभी के सभी होना चाहिए, सभी के सभी होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, जीवन काल की वह अवधि, मतलब जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आती है, उसे क्या कहते हैं, तो उनको बोला जाता है किशोरावस्था। जैसे देखिए किशोरावस्था 15 साल से ऊपर वाले बच्चे को किशोरावस्था मतलब को कहा जाता है, किशोरावस्था की ओर आ ही जाता है बच्चा सब 15 साल के बाद, है ना, है ना। आगे देखिए, क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में कौन हार्मोन उत्तरदायी है, मतलब क्रोध हो गया, आपको गुस्सा आता ना जी, हाँ, चिंता होता है, अरे बाबा कल एग्जाम है, दिन भर टेंशन में है। उसके बाद कहता है उत्तेजना, उत्तेजना आता है, किसी मारने का मारेंगे तो तोड़ देंगे उसको, है ना। तो उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, कौन सा हार्मोन इसमें प्रोड्यूस होता है, तो इसको बोलते हैं एड्रेलिन। क्या बोलते हैं, एड्रेलिन। एड्रेलिन क्या एक तरह का हार्मोन है जो क्या था, जो क्रोध को, उत्तेजना को, ये सब को क्या करता है, वो उत्तेजित करता है, मतलब ये सब उत्तेजित करता है। बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो पिता। पिता क्यों, क्योंकि देखिए महिलाओं में जो ना, वो महिलाओं में एक ही तरह का हार्मोन, महिलाओं में एक ही तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्या क्या, एक्स एक्स, महिलाओं में एक्स एक्स पाया जाता है, और लड़का में क्या होता है, एक्स वाई। हम आपको क्लास 10th में बताएंगे इसके बारे में डिटेल। देखिए अभी हम लोग परिवार में, हम लोग के समाज में क्या होता है, अगर जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर मान लो जैसे खाली लड़का हो रहा है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, उसके ससुराल वाले झगड़ा कर देते हैं। लड़की अगर होगा तो उसके भी लड़की पर ही प्रेशर रहता है, जबकि लड़की का कोई दोष नहीं, लड़का का दोष है। क्यों, क्योंकि लड़का में हार्मोन पाया जाता है एक्स वाई, लड़की में हार्मोन नहीं पाया जाता, लड़की में बस एक से एक्स ही हार्मोन पाया जाता है। अगर लड़का का हार्मोन वाई निकला और लड़की का हार्मोन अगर एक्स निकला, तो अगर वहाँ पे लड़का जो बनेगा, उसका जो बच्चा बनेगा वो लड़का बनेगा। और अगर लड़की से भी एक्स निकला और लड़का से भी एक्स निकला, तो उसका जो बच्चा बनेगा वो क्या बनेगा, लड़की बनेगा, क्योंकि एक्स एक्स मिला। हम आपको बता दिए ना कि लड़का में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, एक्स एक्स। बोलो क्या बोलोगे, लड़का में कौन सा पाया जाता है, एक्स वाई, और लड़की में एक्स एक्स। ठीक है, इसमें बताइए, तो बता हमारा समाज क्या, हमारा समाज साइंस को समझ पा रहा है क्या, हमारा समाज साइंस को समझ पा रहा है क्या, नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, लड़कियों पर प्रेशर डालता है ना जी। हाँ, आगे, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, हमेशा याद रखना, आपतन कोण का मान जितना होगा परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। आपतन कोण का मान अगर 60 है तो परावर्तन कोण का भी मान 60 होगा, आपतन कोण का मान अगर 30 है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 होगा। तो हम लोग बोलेंगे इसका आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। क्या होगा, 30 डिग्री। आगे देखिए डियर क्या बोलता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है उसको बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनाता है वो क्या बनता है, आभासी। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने के वाले वस्तुओं पर को भी दिखा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे पेरिस्कोप। क्या बोलेंगे, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक ऐसी यंत्र है ना, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा मशीन है जिसे कहते हैं दृष्टि रेखा पर नहीं रहने पर भी वो वस्तुओं को दिखा सकता है। कटी गई, कहते हैं क्या बोलते हैं, काटी गई फसल से बीज या दानों को अलग करने को क्या कहलाता है। जैसे बाबू देखो धान का तुम खेती करता है ना, धान को काटा बाबू, अब उसको तुम क्या किया, उसको तुम खोवा घुराएगा नहीं, तो खोवा में लगाएगा ना यार, या फिर मशीन से तुम उसको अलग करेगा दाना को, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग उसको कहते हैं, जिसको हम लोग अभी देखे, अभी गाँव में थ्रेसिंग मशीन आ गया, कौन उतना घुराएगा यार, बैल उल को सीधे उस मशीन में डाल दिया, अब सीधे पुआल को अलग कर दिया, दाना को अलग, कौन विधि से, थ्रेसिंग विधि से। आगे देखिए, अनाज के भंडार के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो बोले 40% से कम। कितना होना चाहिए, 40% से कम। अब क्या बोलता है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, तो बोलते हैं केंचुआ को। किसको, केंचुआ। अच्छा बताइए, ये सवाल मुझे बताओ कि केंचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। सुनिए, केंचुआ क्या करता है, ऊपर का जो अनुपजाऊ मिट्टी है, देखो बाबू, मान लो कोई लेकर अगर मान लो खेती करता है, तो ऊपरला मिट्टी क्या था, उसका जितना भी ताकत होता है, उर्वरकता क्षमता होता है, वो सब क्या करता है, खत्म कर देता है। ऊपरला मान लो फसल खेती हुआ तो ऊपरला सब तो खत्म हो गया ना, ताकत उसका मिट्टी का। अब केंचुआ क्या करेगा, ऊपर वाला मिट्टी नीचे और नीचे वाला मिट्टी ऊपरे पहुंचा देगा, और से क्या होता है, तो खेती ज्यादा अच्छा होता है। तो बोला जाता है, इसीलिए किसान का मित्र कहा जाता है, किसको, केंचुआ को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। हाँ, वेरी गुड। आगे देखिए क्या बोलता है, सूर्य के, हाँ, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, गलती से लिख दिया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सूर्य का तापमान होता है। अगर एग्जाम में आपका 7000 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो 7000 डिग्री सेल्सियस में भी टिक मारेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। फिर क्या बोलता है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, तो नेचुरल सैटेलाइट कौन है, चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा।
किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो बोलेंगे बृहस्पति का। बृहस्पति का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ना, इसे बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है ब्रदर। फिर देखिए क्या बोलता है, घर्षण हमेशा क्या होता है? तो घर्षण क्या होता है? हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, या आरोपित बल की दिशा कार्य करता है, या आरोपित बल का विरोधी होता है? तो बोलेंगे आरोपित बल का विरोधी होता है। अगर यहाँ जानते हैं, अगर घर्षण हमेशा क्या, अगर इसमें ऑप्शन में कहीं लिखा रहता है ना कि कुछ मामलों में हानिकारक और कुछ मामलों में लाभदायक, तो उसमें टिक मार देते। ठीक है, अरे हाँ, तो क्या बोलता है, घर्षण निर्भर करता है। घर्षण कहाँ निर्भर करता है? तो घर्षण निर्भर करता है पृष्ठों की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर। किस पर निर्भर करता है? दोनों पर। फिर देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है? घर्षण बढ़ने का तरीका क्या है? तो बोलते हैं घर्षण बढ़ने का तरीका क्या है बाबू? बताएंगे कि सतह रुखड़ा का। अगर सतह अगर रुखड़ा हो जाएगा तो वो क्या होता है? घर्षण बढ़ जाता है। घर्षण क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे घिसड़ाना बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप खराब रास्ता में चलिएगा तो आपका जल्दी से चप्पल वगैरह खराब हो जाएगा, क्योंकि घर्षण बढ़ जाता है। समझ रहे ना? हाँ, आगे देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कहता है, इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा कौन है? तो बोलेंगे नायलॉन, सूती, रेशमी या ऊन? तो बोलेंगे नायलॉन। क्या बोलेंगे? नायलॉन। नायलॉन हमारा कौन सा है? तो नायलॉन हमारा है संश्लेषित रेशा। निम्न में से कौन 4R नहीं है? 4R मतलब देखो 4R। 4R का मतलब आप लोग समझते हैं नहीं? 4R का मतलब होता है 4 गो आर, 4 ठो आर। और आर का मतलब क्या होता है? रिड्यूस होता है, रिफ्यूज होता है ना? रिफ्यूज रिसाइकल होता है, समझे ना? और रिस्टोर होता है। देखिए फिर से बताते हैं, R फॉर रिड्यूज, बोले रिड्यूज, रिसाइकल, क्या बोलेंगे देखो, बोलो रिड्यूज, रियूज, बोलो रिड्यूज, रियूज, रिसाइकल, और क्या होता है? एक होता है रिस्टोर। क्या होता है? रिस्टोर। रिमूव नहीं होता, तो रिमूव मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। याद रखेंगे आप लोग, इसमें गलत कौन हो गया? रिमूव। क्या बोलेंगे आप लोग? रिमूव। रिमूव की जगह अगर रिसाइकल होता तो सही हो जाता आपका। क्या हो जाता है? सही। ओके, या रिस्टोर होता तो सही हो जाता। रिसाइकल तो दिया होता, रिस्टोर होना चाहिए था। आगे देखिए क्या बोलता है, R फॉर रिड्यूज, R फॉर रिसाइकल, और R फॉर रियूज, और R फॉर होता है क्या? रिस्टोर। रिमूव नहीं होता है। आगे टॉपिक में क्या बोलता है सुनो, निम्न में कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? तो बोलते हैं तो इसमें कौन पिघलता है? नायलॉन। नायलॉन पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं ससुरा। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। याद रखेंगे। अरे कभी नायलॉन कपड़ा जलेगा है, वो जलाएगा ना बाबू, एकदम सारा पिघल के एकदम लचीला बन जाएगा। नहीं समझा? एकदम लचीला, एकदम पानी जैसा बन जाएगा, मतलब थोड़ा गाढ़ा रहेगा लेकिन वो जलेगा नहीं। याद रखेंगे, नायलॉन नायलॉन कभी जलता नहीं है, लेकिन वो क्या होता है? पिघल जाता है। वेरी गुड। सुनिए क्या बोलता है, आवर्ती का मात्रा क्या होता है? आवर्ती का मात्रा होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में लगे कंपन को बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। एग्जाम में पूछेगा कि आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो बोलिएगा एक कंपन में लगे समय को कहते हैं आवर्तकाल। मतलब एक बार जब वाइब्रेशन करेगा उसके समय जितना समय लेगा उसी को बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं इसको? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल किसको बोलेंगे? एक कंपन में लिए या लगे समय को बोलते हैं आवर्तकाल। सबको बोलो, क्या बोलोगे? एक कंपन में लगे समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। वेरी गुड। आगे देखिए क्या बोलता है, ध्वनि संचारित हो सकता है तो केवल ठोस में, केवल द्रव में, कुछ केवल वायु या गैस में, या ठोस द्रव गैसों में? तो ठोस द्रव गैस तीनों में, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी ये हमारा क्या था? ध्वनि संचारित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी आवेशित वस्तु से कहते हैं आवेशित वस्तु द्वारा आवेश की पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भूसंपर्क। क्या बोलते हैं? भूसंपर्क कहते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है कि भूकंप की शक्ति को परिणाम को कैसे मापा जाता है? भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। देखो अब मान लीजिए भूकंप की शक्ति अगर हम लोग को मापना है, देखिए अभी वैज्ञानिक लोग ना साबित कर देता है। क्या बोलता है कि देखो इतना तारीख को भूकंप आएगा, इतना कहता है इतना स्पीड से रहेगा, तो वो कौन मापता है? तो उसको मापने का काम करता है सिस्मोग्राफ। कौन करता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अरे बोका, आवेश मतलब समझता है? आवेश का मतलब होता है बच्चा चार्ज। क्या होता है? चार्ज। चार्ज 2 तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं? एक पॉजिटिव होते हैं और एक होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। याद रखेंगे, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन?
पॉजिटिव और नेगेटिव। वेरी गुड। जिसको धन चार्ज कहते हैं देखो ऋण चार्ज कहते हैं। फिर क्या बोलता है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कणों के बादल को क्या कहते हैं, बादल को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं, एरोसोल। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 21%। और अगर एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, बोलिएगा 78%। कितना बोलिएगा, 78%। और ऑक्सीजन कितना है, 21%। वेरी गुड, ऐसे बोलिएगा। फिर से क्या बोलता है, कहा जाता है वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है, तो वनोन्मूलन का स्थायी हल है पुनर्वन रोपण। अगर देखिए, अगर मान लो वनोन्मूलन कहने का मतलब है अगर आज वन इतना उजड़ गया है तो उस वन को हम दोबारा उतना वन प्राप्त कर सकते हैं। कब, जब हम पुनः वृक्षारोपण ज़्यादा मात्रा में करेंगे। पुनर्वन रोपण मतलब फिर से अगर हम जंगल लगाएंगे तभी मेरा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बोलो तो, पुनर्वनोन्मूलन का स्थायी हल हो सकता है। मतलब इतना जो वन उजड़ा है उसका हल हो सकता है। आगे देखिए बोलता है काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना कहा जाता है किसको, बोलिए कोयला को या लोहा को या पेट्रोलियम को या चुंबक को, तो पेट्रोलियम को काला सोना कैसे बोला जाता है, अच्छा अब बताइए काला हीरा किसे कहते हैं, तो कोयला को। क्या बोलेंगे, कोयला को। काला हीरा कैसे बोलते हैं, कोयला को। हाँ, और काला सोना पेट्रोलियम को। या तो फिर ऐसे भी ऑप्शन में दे देगा कि पेट्रोलियम के उत्पाद को। क्या बोलेगा, पेट्रोलियम के उत्पाद को। वेरी गुड। आगे लास्ट टॉपिक है आप लोगों के बीच में, और वो टॉपिक क्या है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, फिर हम आप लोग से बाय ले लेंगे। चलिए आज का टॉपिक देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन मतलब वैसा चीज जो हमको भगवान नहीं दिए हैं। सूरज, अब बताइए तो, जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन, ये हमको भगवान दिए हैं। हवा क्या है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। और सूर्य का प्रकाश क्या है, प्राकृतिक संसाधन। लेकिन कपड़ा प्राकृतिक संसाधन है क्या, बताइए तो कपड़ा कैसे संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन। क्या बोलोगे, मानव निर्मित संसाधन। हाँ, अब बताइए यहाँ अगर पूछ देता कि बताइए इनमें से कौन मानव निर्मित संसाधन है, तो क्या बोलते हैं, कपड़ा। अब बताइए इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो बोलेंगे सर जल भी है, हवा भी और सूर्य की प्रकाश भी है। तो बस आज हम यहीं तक चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।